हम सोचते हैं दुनिया चलती है कोड, क्लाउड, एल्गोरिदम से, लेकिन ये सब एक इल्यूजन है। आज भी दुनिया का असली पावर लोहे, तेल और पानी पर टिका है, और उस पावर का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कोई खुला समुद्र नहीं, बट एक छोटा सा फनल है जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ मलाका है। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये फनल दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फनल क्यों है और कैसे दुनिया को हॉस्टेज रखता है, और इंडिया के लिए ये क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाइडेस्ट पॉइंट पर ये स्ट्रेट 250 किलोमीटर्स इन लेंथ है, लेकिन सिंगापुर के पास ये पूरा हाईवे सिकुड़कर सिर्फ 2.8 किलोमीटर्स तक रह जाता है और डेप्थ सिर्फ 28 मीटर्स यानी कि 82 फीट्स। यहाँ से गुजरने वाली शिप्स कोई छोटी बोट्स नहीं, बल्कि 400 मीटर्स लंबी और 60 मीटर्स चौड़ी मलाका मैक्स जायंट्स हैं। फुली लोडेड वेट्स जिसमें 500,000 टन्स क्रॉस कर जाता है, और शिप का बॉटम समुद्र के रॉकी फ्लोर से सिर्फ 3 मीटर दूर रहता है, जो कि एक अडल्ट इंसान की हाइट से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। पूरी दुनिया का ट्रेड सिर्फ एक 3 मीटर मार्जिन पे टिका हुआ है। जब इतना भारी जहाज इतने शैलो पानी से गुजरता है तो हल के नीचे पानी हाई स्पीड पर भागता है और एक लो प्रेशर पॉकेट बन जाता है जो जहाज को नीचे खींचता है। इसी को कहते हैं द स्कॉट इफेक्ट। जरा सा ओवर स्पीड और हल सीधा समुद्र के पत्थर को टकरा जाएगा। और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि एक फ्रिजिलिटी प्रूफ है। चलिए अब देखते हैं कि आज इस वक्त दुनिया इस एक फनल पर कितना डिपेंड करती है। हर साल 94,000 से लेकर कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 100,000 से ज्यादा शिप्स इस कॉरिडोर से गुजरती हैं, मतलब एवरेज 250 to 280 वेसल्स पर डे। दुनिया का लगभग एक चौथाई से एक तिहाई ट्रेड इसी पाथ से गुजरने के लिए मजबूर है। हर एक दिन में 23 मिलियन बैरल्स ऑयल यहाँ से पास होते हैं। जापान अपनी क्रूड डिमांड को लगभग 80% इसी रूट से लाता है। साउथ कोरिया के लिए ये नंबर 70% है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोज देश इस चाइना। चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट इसी एक नैरो चैनल से गुजरता है, और ये इतना सिवियर है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ह्यू जिनताओ ने खुद इसे 2003 में नाम दिया था द मलाका डिलेमा। जरा सोचो, अगर किसी दिन एक चैनल बंद हो जाए तो चाइना के पास सिर्फ हफ्ते बचेंगे अपनी इंडस्ट्रियल मशीन चलाने के लिए। एक देश की पूरी इकोनॉमी एक दूसरे देश के कंट्रोल वाले समुद्र पर डिपेंड करती है, और यही है आज की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट खतरा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो 2021 में दुनिया ने एक लाइव वर्जन देखा था। एवरग्रीन नाम का जहाज सुएज कनाल में फंस गया था, और ये सिर्फ एक जहाज था। कनाल 6 दिन के लिए पूरी तरह बंद रहा। सुएज कनाल अथॉरिटी के अपने डेटा के अकॉर्डिंग 400 से ज्यादा शिप्स दोनों तरफ फंस गए थे, और लगभग 9.6 बिलियन का डेली ट्रेड थम गया था। अब इस स्केल को मलाका पर सोचो। मलाका में रोज सुएज से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा शिप्स गुजरती है। ट्रेड वैल्यू के हिसाब से मलाका का एक दिन का हॉल्ट सुएज के इम्पैक्ट से लगभग डबल है, जो कि रफली $19 बिलियन है। और यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जितना आसानी से सुएज के पास केप राउट था। संडा स्ट्रेट इतना शैलो है कि VLCC सुपर टैंक्स वहां से गुजर ही नहीं सकते। लॉम्बोक स्ट्रेट डेप्थ देता है, लेकिन एक 100,000 नॉटिकल माइल्स एक्स्ट्रा का डिटोर 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा लगा देगा, और इससे सिग्निफिकेंट फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होगा। यह है आज की दुनिया की रियलिटी। एक 2.8 किलोमीटर्स का फनल जिसके बिना एशिया का ट्रेड रुक जाता है, और जिसको कोई रियल बैकअप नहीं है। चाइना को यह खतरा पता है, और पिछले 2 डेकेड से वो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवरलैंड कॉरिडोर्स में डाल दिए, जैसे कि सीपेक जो कि ग्वादर से शिनजियांग तक है, और CMEC यानी कि सीमेक जो कि क्याकपू से कनिंग तक है। सीमेक पाइपलाइंस आज 22 मिलियन टन क्रूड और 13 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल हैंडल करती हैं, 770 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए। लेकिन ये चाइना के टोटल डिमांड का एक छोटा सा फ्रैक्शन है। चाइना रोज नियरली 15 मिलियन बैरल्स कंज्यूम करता है, और ओवरलैंड राउट्स अभी भी सिर्फ 3.7 मिलियन बैरल्स कवर करते हैं। और म्यांमार का सिविल वॉर इसे और खराब बना देता है। रखीन स्टेट का बड़ा हिस्सा अब मिलिट्री जनता के कंट्रोल में ही नहीं है। अराकान आर्मी ने 17 में से 14 टाउनशिप्स अपने कब्जे में कर लिए हैं, जहां से ये पाइपलाइन शुरू होती है। वो क्याकू पोर्ट खुद एक्टिव सीज के बहुत करीब है। इसीलिए जून 2026 में चाइना ने एक नया प्रपोजल रखा, चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुनमिंग को सीधा बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट से जोड़ने के लिए। ये प्रपोजल अभी भी नया है। बांग्लादेश ने खुद कहा है कि वो अभी कोई पोजीशन नहीं ले रहा, और ये रूट भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ये रखीन के अनस्टेबल जोन से गुजरता है और इंडिया के वेस्टर्न फ्लैंक्स के बिल्कुल पास है। मतलब चाइना के पास एक डेकेड से ज्यादा वक्त, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पूरा बेल्ट एंड रोड मशीनरी होने के बाद भी कोई भी रिलायबल बाईपास अभी तक उन्हें मिला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर आज भी एक 2.8 किलोमीटर फनल के रैंसम पर है। और अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इसी तरह एक्सपोज रहेगा, और अगर नहीं तो इंडिया के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अक्सर कहा जाता है कि इंडिया का रियल मलाका लेवरेज उसका अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जो कि स्ट्रेट के वेस्टर्न गेट्स को चोक कर सकती है अगर जरूरत पड़े। ये एक जेन्युइन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, और बहुत
से एनालिस्ट इसे सीरियसली लेते हैं। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि एक इंटरनेशनल अनक्लॉज गवर्नमेंट स्ट्रेट को ब्लॉक करना इंस्टेंट डिप्लोमेटिक और लीगल बैकलैश बुलाता है। इसलिए इस कैपेबिलिटी की असली वैल्यू डेटरेंट के रूप में है, एक्चुअल ब्लॉकेड से ज्यादा। दोनों व्यूज का एक ही कंक्लूजन निकलता है, सबसे ड्यूरेबल लेवरेज तब आता है जब आप अपना खुद का परमानेंट गेटवे खड़ा करते हैं, ना कि किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर डिपेंडेंट रह के। और यही है इंडिया का आंसर, एक रिमोट क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम जंक्शन में बढ़ाना, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक परमानेंट सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीति आयोग ने कंसीव किया, ANIIDCO इंप्लीमेंट कर रहा है और लेटेस्ट 2026 गवर्नमेंट अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट 81,000 करोड़ से 92,000 करोड़ के बीच में है, जो कि रफली 9.7 to 11 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि मेनलैंड पोर्ट्स में सफिशिएंट डेप्थ नहीं है। वधावन और विजिंजम से पहले ज्यादातर इंडियन पोर्ट्स 12 मीटर से कम डेप्थ के हैं, जबकि मॉडर्न शिप्स को 15 से 16 मीटर चाहिए होते हैं। इसका रिजल्ट इंडिया का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट क्लैंग ऐसी जगहों पे जाता है और इंडिया अपने ही कार्गो के लिए दूसरे कंट्रीज को पैसा दे रहा है। गलाथिया बे का नेचुरल डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा है, बिना किसी ड्रेजिंग के। यही वो जगह है जिसकी दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को जरूरत थी और जो इंडिया अभी तक नहीं दे पाया था। अब देखते हैं ज्योग्राफी का असली गेम। ग्रेट निकोबार मलाका स्ट्रेट के माउथ से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है, यानी कि 74 किलोमीटर। ये एक्स्ट्रा 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के एपेक्स पर खड़ा है, वो एक्सिस जहां से पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और पैसिफिक तक का ट्रैफिक गुजरता है। INS बाज नेवल एयर स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, एक नया 3 किलोमीटर ड्यूअल यूज रनवे जून 2026 में 13,000 करोड़ के साथ क्लियर्ड। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और फाइटर स्क्वाड्रंस को यहाँ से ऑपरेट करने देगा। मतलब ये सिर्फ एक कार्गो पोर्ट नहीं, इस कॉरिडोर से गुजरने वाला है हर मेजर जहाज जो इंडिया के सेंसर्स के रेंज में आएगा, पहले से काफी ज्यादा आसानी से। ये पार्शियली काउंटर करता है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को, जो कि ग्वादर, हम्बनटोटा, क्याकू जैसे इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट एक इंडिया काउंटर एंकर है। अगर कभी लैंड बॉर्डर पर टेंशन बढ़े तो इंडिया नेवी के पास एक एडिशनल मैरीटाइम लेवलर होगा, जो पहले नहीं था। यही वो फर्क है जो ग्रेट निकोबार दुनिया के नक्शों पे लाता है। इंडिया पैसिव ऑब्जर्वर से अब एक एक्टिव गेटकीपर बनने जा रहा है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट फ्रिक्शन के बिना नहीं चलता। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट 3 पुशबैक्स हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कमर्शियल। कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लैंग अभी इंडिया के कार्गो हैंडल करते हैं। अगर गलाथिया पे चालू हो जाता है तो उनके लिए ये सीधा रेवेन्यू कंपटीशन होगा। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स। चाइना के लिए एक फोर्टिफाइड इंडियन नेवल प्रेजेंस मलाका से सिर्फ 40 माइल्स दूर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। बीजिंग कैसे रिएक्ट करेगा इसका देखना अभी इंपॉर्टेंट है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल और ट्राइबल कंसर्न्स। ये जेन्युइन कंसर्न्स है। ग्रेट निकोबार संडरलैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। सिर्फ एयरपोर्ट बनाने के लिए 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है और एस्टिमेटेड 964,000 ट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं। ये सरकार का अपना दिया हुआ नंबर है। ये आइलैंड सीज्मिक जोन 3 में आता है और 2025 में जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज को लेके वार्निंग दी थी। शॉम्पन ट्राइब, जिनकी पॉपुलेशन 300 से कम है, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये ट्राइबल ग्रुप इसी एरिया में रहता है और इनका एक्सपोजर इस डेवलपमेंट से एक जेन्युइन वेल डॉक्यूमेंट कंसर्न है, जिसे इंडिया की अपनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी एग्जामिन किया है। जब कोर्ट्स या एनवायरमेंटल ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट को चैलेंज करते हैं तो ये सिस्टम अपना काम कर रहा है। और एक्चुअल ट्रूथ यही है, इंडिया को ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली चाहिए और इकोलॉजिकल और ट्राइबल रिस्क्स जेन्युइन है और इन्हें ट्रांसपेरेंसी मैनेज करना जरूरी है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव कैटेगराइज किया है। फेज 1 2028 तक ICTP का इनिशियल 4 मिलियन TEU कैपेसिटी, 13,000 करोड़ ड्यूअल यूज एयरपोर्ट ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियर हो चुका है जून 2026 में। 4,000 P कार्स पैसेंजर्स रफली 5 साल में ऑपरेशनल होने का टारगेट। फुल बिल्ड आउट कमिंग डेकेड्स में टोटल ICP कैपेसिटी 16 मिलियन TEUs तक स्केल करेगा, एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रीन टाउनशिप के साथ। और मिटिगेशन के लिए जो एक्चुअल कमिट किया गया है, ट्रांस आइलैंड हाईवेज के एलिवेटेड स्टिल्ट सेक्शन, ताकि वाइल्ड लाइफ रोड के नीचे से सेफली माइग्रेट कर सके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू कोरल रिलोकेशन, वल्नरेबल कोरल कॉलोनीज को सेफर रीफ्स में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, करंट प्लान के अकॉर्डिंग शॉम्पन और निकोबारीज कम्युनिटीज के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट प्रपोज नहीं किया गया है और ये गवर्नमेंट ने खुद जून 2026 में कंफर्म किया था। मेनलैंड पर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन भी हो रहा है क्लियर्ड फॉरेस्ट कवर को ऑफसेट करने के लिए। ग्रेट निकोबार अकेला नहीं है। इंडिया का वंधवान, जो कि महाराष्ट्र में 23.2 मिलियन TEUs कैपेसिटी रखता है, और विजिंजन केरला के साथ एक यूनिफाइड डीप वाटर नेटवर्क बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपना ज्यादातर ट्रांसशिप्ड कार्गो खुद हैंडल कर सकेगा, बिना कोलंबो, सिंगापुर
या पोर्ट क्लैंक पर डिपेंड किए। वो इनडायरेक्ट इकोनॉमिक टैक्स जो इंडिया अभी तक दूसरी कंट्रीज को दे रही थी वो खत्म हो जाएगा और स्ट्रेटेजिकली इंडिया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम जंक्शन पर परमानेंट सॉवरेन प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर चुका होगा किसी दूसरे कंट्री की परमिशन या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए बिना। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? इंडिया को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आज की दुनिया चाहे वो कितनी भी डिजिटल हो, अभी तक एक 2.8 किलोमीटर का फनल उस पर खड़ी है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया सब एक इसी नैरो पैसेज को यूज करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट होकर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। और जब तक इंडिया के पास खुद का गेटवे नहीं होगा, इंडिया भी इसी फ्रेजिलिटी का हिस्सा रहेगा और इसका मतलब अपना कार्गो दूसरे कंट्रीज के थ्रू भेजने पर डिपेंडेंट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया का आंसर है उस फ्रेजिलिटी को और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ना ही कॉस्ट में और ना ही रिस्क में। इकोनॉमिक और ट्राइबल क्वेश्चंस जेन्युइन है और उनका आंसर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से दे रही है। और एक बार जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होकर कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं रहेगी जो दूसरे ट्रेड रूट्स पर डिपेंडेंट है, बल्कि इंडिया वो कंट्री बन जाएगी जहां से दुनिया के ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। और यही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का असली मीनिंग, इंडिया का पैसिव स्पेक्टेटर से एक्टिव गेटकीपर बनना।